डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एससीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा TRE 3 थर्ड फेज के जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होने वाला है मार्च के लगभग मध्य में, उसी में माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक वर्ग की परीक्षा यानी जिसको आप 9th 10th बोलते हैं या जिसको आप स्पेशली TGT बोलते हैं, उसके लिए सामाजिक विज्ञान विषय जो है उसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसमें आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के संबंधित हम लोग 40 प्रश्नों का एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए, जो कि पैटर्न में दो सेट करना होगा, दो विषय से आपको करना होगा, चाहे कोई सा भी हो। तो उसमें हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, किन दो पेपर में से 40 करना होगा और 80 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए उसी क्रम में हम सॉल्व करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट 9th 10th के लिए TGT SST के लिए। जो पहला प्रैक्टिस सेट है ये आपका ये हिस्ट्री से संबंधित है, जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो SCERT के सिलेबस है, जो आप पढ़ते हैं उसी के आधार पर ये तैयार किया गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री से। फ्रांसीसी क्रांति की घटना कब घटित हुई थी? 1758, 1793, 1789 या 1794? तो फ्रांसीसी क्रांति की घटना घटी 1789 में। दूसरा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन और कारण से संबंधित है। फ्रांसीसी कथन पहला है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक सामूहिक पहचान की भावना को जागृत किया। तो ये कथन आपका सही है। इससे पितृ भूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। ये कथन आपका गलत है, तो केवल कथन एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, तो स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो नेशनल असेंबली। बता दें आपको कि जो फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत स्टेट जनरल का चुनाव अब सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा तथा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब उसका नाम जो है स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ्रांस के सम्राट ने पेरिस नगर में सेना को कब घुसने का आदेश दिया था? तो ये 14 जुलाई 1789 की घटना है, और इसी दिन फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 से में पेरिस से प्रारंभ हुई। क्रांति के प्रारंभ में जब भीड़ बढ़ने लगी तब सम्राट ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए सेना को पेरिस नगर में घुसने का आदेश दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 7000 पुरुष और औरतें किस स्थान पर एकत्र होकर जल सेना गठित करने का निर्णय लिया? टाउन हॉल, पेरिस, चर्च या संसद में? तो ये कथन होगा इसका टाउन हॉल में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि मुद्रण, जिसको प्रिंट बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई, या लगभग 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक पर कागज को रगड़ किताबों की छपाई शुरू हुई। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कथन देखिए इसमें कि पारंपरिक चीनी किताब अकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। सही है। किताबों का सुलेखन खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक यानी खुशखत होते थे। सही है। 19वीं सदी के अंत तक पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन चुका था। सही है, यानी पांचों कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसकी छपाई शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 868 ईस्वी में। चीनी बौद्ध प्रचारक 768-70 के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में छपी, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कथन और कारण।
तो कथन देखिए, उदारवादी राष्ट्र ऐसा चाहते थे जिसमें सभी धर्मों के को बराबर का सम्मान और जगह मिले। सही है। कारण क्या? यूरोपीय देशों में किसी एक धर्म को विशेष महत्व दिया गया था। सही है। तो कथन ए और कारण दोनों सही है। कारण आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उदारवादी समूह किस प्रकार के शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे? अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे कौन? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वंशानुगत शासक। फिर से कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है आपका कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। सही है। इतिहासकारों ने इसे आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। सही है। तो दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उत्पादकों के संगठन को किस नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपका। उत्पादकों के संगठन को गिल्ड्स के नाम से जाना जाता था। नाथसीवाद विचारधारा का जनक कौन था? तो नाथसीवाद विचारधारा का जो जनक है आपका, आप सभी को पता है, एडोल्फ हिटलर है। नाथसीवाद विचारधारा का जनक एवं प्रमुख नेता एडोल्फ हिटलर था। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। वह पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था। वह यहूदियों का कट्टर विरोधी था। क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के साथ आत्मसमर्पण कब किया? मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कब किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मई 1945 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले और झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा पास्ता, ऑप्शन सी। एक मिनट सॉरी इसमें से और तो इसमें दो आंसर होंगे, एक तो नूडल्स और पास्ता, यानी जो एक और 3 सही होगा इसमें, नूडल्स और पास्ता जो आसानी से विभिन्न भागों में आसानी से मिलते हैं और झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ है नूडल्स और पास्ता। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 15, आयरलैंड में किस खाद्य फसल के खराब होने पर लाखों नागरिकों की मृत्यु हुई थी? तो आलू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 18वीं शताब्दी में कॉर्न लॉ का सर्वोत्तम उदाहरण है? कॉर्न लॉ का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटेन में मक्का की आयात पर पाबंदी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, चॉकलेट में उपयोग किया जाने वाला तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो वह साल के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अंग्रेजों ने किस व्यावसायिक फसल को प्रोत्साहन दिया? क्वेश्चन नंबर 18 है, पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन है, तो उन्होंने पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास सभी को प्रोत्साहन दिया बतौर व्यावसायिक फसल के रूप में, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कहाँ पर हुआ था? तो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में? तो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय ये सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस पर सबसे ज़्यादा व्यय किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 है, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण सबसे ज़्यादा जो व्यय हुआ वो रक्षा पर हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस कारण खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क व आयकर भी शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि किस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए? किस कारण? ये कब हुआ था घटना? तो ये हुआ 1921 में। 1921, 1918, 19 और 1920, 21 में देश में कि बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, जिसके कारण 1921 के जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लगभग करोड़ से ऊपर हो गए, 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22, पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल क्या है? पूर्वी गढ़वाल में जो स्थित आपका बुग्याल है वो क्या है? तो है आपका विशाल प्राकृतिक चारागाह, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये आपको मैच करना है। सेटलमेंट रिपोर्ट जो है आपका
सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा, ये 1850-55 में जीसी बंस। और ए जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, ये पुस्तक है कनारा एंड मालाबार, ये फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन की पुस्तक है। ये मुझे लगता है कि, और सी ऑप्शन जो है द रेट्रिक ऑफ एम्पायर, द रेट्रिक ऑफ एम्पायर ये ईपी स्टीविंग की पुस्तक है। द फॉल्ट्स ऑफ इंडिया ये डेविड स्पर की पुस्तक है। ये सभी सुमिलित हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 2 4 3, सॉरी जो 4 3 है ये मैं गलत बता दिया, इसको आप करेक्ट कीजिए। तो रेट्रिक ऑफ एम्पायर ये डेविड स्पर की पुस्तक है, ये डेविड स्पर, और द फर्स्ट ऑफ इंडिया ईपी स्टीविंग की पुस्तक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में जो कथन सही नहीं हुआ है कि वे मानसून काल में घंगर, कोंकण तथा तटीय इलाकों में निवास करते थे, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय के निवास करते हैं, ये कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से जो कथन सही है वो आपको चूज करना है। कि नर्मदा नदी घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे, सही है। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था, ये कथन भी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, सही है। तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में से किस धातुओं का प्रयोग शिल्पकारी हेतु करते थे? तो जो 27 है तो उसका आंसर होगा 27 का कि किस वस्तुओं का शिल्पकारी के लिए प्रयोग करते थे? पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांद, सभी का वो प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि संघ में प्रवेश लेने वाले निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? कौन शामिल थे संघ में प्रवेश लेने वाले? तो संघ में प्रवेश लेने वाले जो शामिल थे व्यापारी थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, दास थे, गणिकाएं, यानी सभी लोग शामिल थे। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय समाज में केवल पुरोहित, योद्धा, कृषक तथा पशुपालक के समूह ही शामिल थे, ये कथन ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी शामिल थे। कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, ये कथन आपका सही है। सभी कृषक तथा पशुपालक निर्धन, ऐसा नहीं, गलत है। तो केवल ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि अरिकामेडो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तय करना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम का ढांचा प्राप्त हुआ है, ये कथन सही है। यहाँ से दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए, ये गलत है। तो केवल 2 आपका जो है वो गलत है, सुमिलित नहीं है, ये कथन यानी बी सही होगा। तो जो लगभग 2200 से 1900 वर्ष पहले अरिकामेडो एक पत्तन था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा प्राप्त हुआ जो संभवतः गोदाम रहा होगा, इतना आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 कि शून्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से सही कथन आपको बताना है कि भारत के गणतज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, सही है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई, दूसरा भी सही है। यानी दोनों कथन सही होंगे आपके, तो यानी ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32 इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? तो इतिहास के संदर्भ में जो परंपरागत अवधारणा है वो क्या है? ये बहुत बाऊ है, इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ। ए और बी दोनों सही हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ए और बी
दोनों सही होंगे, इसमें उबाऊ भी है और तारीखें रटते चले जाना है, ये भी सही है। इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा प्रचलित है कि यह बहुत उबाऊ है तथा इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उसमें क्या बदलाव आए। ये सही है, यानी दोनों कथन सही हैं। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी, टीजीटी जो 9th-10th के लिए, क्लास 9th-10th के लिए, उसके लिए हम लोग आज हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसा कि आपका पेपर में आता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का भी सॉल्व करेंगे। और देखिए, मैं बार बार आपसे कहूँगा, ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितना कंटेंट है आपके पास बस उसको रिवाइज करते जाइए और पढ़ते जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, इतिहास को किससे जोड़कर देखा जाता है? इतिहास को आप तारीखों से जोड़कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए काम सौंपा था? बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो नक्शा रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनले को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए काम सौंपा था, जेम्स रेनले, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लिप्टन चाय का विज्ञापन किस वर्ष तैयार किया गया? ये भी क्वेश्चन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो लिप्टन चाय का जो विज्ञापन हुआ 1922 में तैयार किया गया, और उस समय विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती थी। यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करते थे कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि फ्रांसीसी संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रांसीसी संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। कथन सही है। जीवन में व्यक्ति एवं कानून के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। तो ये कथन भी आपका सही होगा, पहला दूसरा सही। ये अधिकार व्यक्ति के वयस्क होने पर स्वतः मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। राज्य इन अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता था, ये भी गलत है। और राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, सही है, यानी पहला दूसरा पांचवा सही होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रांसीसी स्वतंत्रता को किस आकृति में निरूपित किया गया? तो फ्रांसीसी स्वतंत्रता किस आकृति में निरूपित किया गया? तो ये नारी आकृति के रूप में निरूपित किया गया। फ्रांसीसी स्वतंत्रता को नारी आकृति के रूप में निरूपित किया गया। क्रांतिकारी घटना के क्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और स्वतंत्रता रूपी चित्रों का निरूपण कर सके। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? कौन था फ्रांसीसी कलाकार? तो ये थे आपके फ्रेडरिक सॉरियो, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और इनमें से देखना है कौन सा कथन सही है गलत। फ्रांसीसी कलाकार के फ्रेडरिक सॉरियो के चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्रों यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए, ये कथन आपका सही है। इस चित्र में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। और लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी तक भारत का कौन सा राज्य राष्ट्र बन चुका था? 19वीं सदी तक कौन सा राज्य राष्ट्र बन चुका था? तो ये था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। सॉरियो के कल्पना आदर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र बन चुके थे। ये था आपका बीपीएससी के लिए टीजीटी इतिहास
के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसको आप सॉल्व कीजिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। और भी हम लोग तमाम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए। आप लगातार चैनल में बने रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।